Hello everyone, welcome to BSc Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology 1 Unit 5th Multiple Choice Questions. So 5th यूनिट के MCQs को हम डिस्कस कर रहे थे और इसके अंदर अब तक हमने लगभग 150 MCQs 5th यूनिट के डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसी में कंटिन्यू करेंगे और लास्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे MCQ सीरीज का, जिसमें हम 5th यूनिट से जो पॉसिबल एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 5th यूनिट की एमसीक्यू सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास, द प्रोलॉन्ग पेनफुल इरेक्शन ऑफ पीनस हैज बीन नोटेड पर्टिकुलरली एज अ साइड इफेक्ट ऑफ। आपको बताना है कि जो 4 ड्रग्स हैं इनमें से किसका साइड इफेक्ट है जिसके रिजल्टेंट आपके जो मेल्स के पीनस पार्ट है उसके अंदर पेनफुल इरेक्शन देखने को मिलता है। सो ऑप्शन है डोक्सिपीन, ट्राइमिप्रामीन, मेन स्प्रिंग एंड ट्राजोडोन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपके पास ट्राजोडोन। ये वो ड्रग होती है जिसका साइड इफेक्ट ये है कि भाई जो मेल पार्ट है उसमें क्या होता है, पेनफुल इरेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ 30-year-old वुमेन, एक औरत है, ठीक है, शी इज सफरिंग फ्रॉम द एंडोजीनियस डिप्रेशन विच इज इम्प्रूव्ड आफ्टर द 1 month ऑफ ट्रीटमेंट विद द एमिट्रिप्टाइलिन, देन हाउ लॉन्ग द ड्रग शुड बी कंटिन्यूड। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक 30 साल की फीमेल है, ठीक है, उसको डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए हमने यहाँ पर उसको एमिट्रिप्टाइलिन ड्रग प्रिस्क्राइब की डॉक्टर ने, ठीक है, और उससे पूछा गया कि अब यहाँ पर कौन सी ड्रग, 1 महीने के बाद जब उसकी डिप्रेशन की हालत में थोड़ा सुधार आया होगा तो हम उसको दूसरी ड्रग पे शिफ्ट करेंगे। तो वो सेकेंड ड्रग क्या होगी जिसको हमें यहाँ पर एमिट्रिप्टाइलिन की जगह चेंज करने की जरूरत है ताकि ड्रग डिपेंडेंस ना हो जाए। तो आपके पास ऑप्शन है सेलेजिनिन, क्लोरमिडीन, मी क्लोबिमाइड एंड ट्रांसआइल साइक्लोप्रोमाइन। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्लोरीमाइड। क्लोरीमाइड ड्रग पर हम उसको शिफ्ट करेंगे आफ्टर द 1 month पीरियड ऑफ एमिट्रिप्टाइलिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3rd, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिथियम इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो लिथियम के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है दैट इट इज हैविंग अ सेडेटिव एक्शन इन द नॉर्मल इंडिविजुअल। नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन के अंदर ये सेडेटिव एक्शन प्रोड्यूस करता है। लिथियम जो होता है बेसिकली एंटीमेनिक ड्रग है और मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए या हम यूज करते हैं इसको, या हम बोलते हैं इसको मूड स्टेबलाइजर, जो कि मूड को एक स्टेबल कंडीशन में लाने का काम करता है, ठीक है। तो इसका कोई भी सेडेटिव एक्शन नहीं होता है, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। वैसे तो बाकी अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि इट कंट्रोल्स द मेनिया, बिल्कुल सही, एंटीमेनिक मेडिकेशन होती है, बट इट टेक्स 1 to 2 weeks टू प्रोड्यूस द इफेक्ट, ठीक बात है। थर्ड ऑप्शन है कि इट हैविंग अ प्रोफाइलैक्टिक इफेक्ट इन द रिकरेंट यूनिपोलर डिप्रेशन। जो यूनिपोलर डिप्रेशन होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक बात है, ठीक है। क्योंकि यूनिपोलर में बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का मूड हो जाता है यहाँ पर, तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे, ठीक बात है। फोर्थ, इट कैन बी कंबाइंड विद द ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट फॉर द रिफ्रैक्टरी कोजेस ऑफ मेजर डिप्रेशन। कि जो मेजर डिप्रेशन होता है उसकी रिफ्रैक्टरी पीरियड को रिड्यूस करने के लिए इसे एंटी डिप्रेसेंट ट्राइसाइक्लिक के साथ कंबाइन में, कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। तो ये भी ठीक बात है। तो यहाँ पर क्या गलत स्टेटमेंट है कि ये सेडेटिव एक्शन देता है, तो ये कोई भी सेडेशन नहीं प्रोड्यूस करता, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th, दैट फॉर द थेराप्यूटिक इफेक्ट इन द मैनिक डिप्रेसिव illness, study said serum lithium concentration should be maintained between the range of 0.2 to 0.5 milliequivalent per liter, 0.8 milliequivalent per liter, 1 to 1.3 milliequivalent per liter and 1.5 to 2.5 milliequivalent per liter। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैनिक डिप्रेसिव इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए जो आप यहाँ पर ड्रग दोगे लिथियम, उसकी कंसंट्रेशन को कितनी रेंज में हमको यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5 से 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की कंसंट्रेशन में यहाँ पर ड्रग को हमें मेंटेन करना होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5,
दैट द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम इज इनहांस्ड बाय लिथियम जो हमारी ड्रग ले रहे हैं हम मेनिया की ट्रीटमेंट के लिए या मूड को स्टेबलाइज करने के लिए, तो इस ड्रग का जो रीनल एक्सक्रीशन होगा, किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होगा, उसको किसके थ्रू इनहांस किया जाएगा, कौन सी ड्रग है जो उसके एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी? तो ऑप्शन है आपके पास फ्यूरिसमाइड, मैनिटोल और इंडोमिथासिन। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो मैनिटोल है वो क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को यहाँ पर चेंज करके क्या करती है, ड्रग्स का एक्सक्रीशन करवाती है, ड्रग्स का एलिमिनेशन करवाती है। तो यहाँ पर जो लिथियम है, और मेनली क्या करती है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होता है वो भी किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से, और लिथियम क्या है, खुद एक आयन ही तो है। तो यहाँ पर ये जो है लिथियम का एक्सक्रीशन कैसे बढ़ जाएगा, जब हम यहाँ पर मैनिटोल देंगे तो लिथियम का एक्सक्रीशन ये बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, मैनिटोल। Next है question number 6 that as an alternative to the lithium in the mania and a bipolar illness is, कि भाई मेनिया के ट्रीटमेंट में जो लिथियम आप देते हो ना, या बाइपोलर इलनेस के केस में देते हो, तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ऑप्शन है आपके पास डाइथाइल कार्बिनामीन, हेलोपेरिडोल, क्लोमाप्रामीन एंड कार्बामाजेपिन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका कार्बामाजेपिन, कि अगर आपके पास लिथियम अवेलेबल नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव है कार्बामाजेपिन। आप ये दे सकते हैं मेनिया या बाइपोलर इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 दैट द constellation of side effects considering the thrust and polyuria, looseness of stool and fine tremors is characterized associated with the following psychotropic drugs। आपको ये बताना है कि ये जो साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि थ्रस्ट लगना, प्यास लगना, ठीक है, एक्सेस यूरिन का सिक्रेशन होना, स्टूल का लूज हो जाना, या थोड़े बहुत ट्रिमर्स आना, ठीक है, ये कौन सी साइकोट्रोपिक ड्रग्स के साथ आने वाले साइड इफेक्ट होते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है एमिट्रिप्टाइलिन, बस्पिरोन, लोराजेपाम एंड लिथियम कार्बोनेट दैट इज LiCO3। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका लिथियम कार्बोनेट, की जो लिथियम कार्बोनेट आपकी ड्रग होती है उसके साथ ये सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि एक्सेस यूरिन सिक्रीशन और एक्सेस थ्रस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 दैट द प्रोलॉन्ग लिथियम थेरेपी कैन कोज, अगर आप लिथियम को यहाँ पर ज्यादा यूज कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ऑप्शन है डायबिटीज मेलाइटस, गोइटर, पार्किंसोनिज्म या गाउट। अगर आप लिथियम को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आयंस का जो लेवल है वो यहाँ पर अफेक्ट होगा, और वो अल्टीमेटली थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा। इसलिए यहाँ पर जो डिजीज एसोसिएटेड है इसके साथ वो है गोइटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 दैट स्टाइचीन प्रोड्यूसेस कन्वर्जन बाय, जो आपकी ड्रग है स्टाइचीन ये कन्वर्सिव एक्शन देती है, यानी कि सीजर्स प्रोड्यूस करती है यहाँ पर, ठीक है, तो किस मैकेनिज्म के थ्रू करती है? तो ऑप्शन है बाय स्टिमुलेटिंग द NMDA रिसेप्टर, सेकंड है फैसिलिटेटिंग द एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर ग्लूटामेट, थर्ड है ब्लॉकिंग द इनिबिटरी ट्रांसमीटर ऑफ गाबा, फोर्थ है ब्लॉकिंग द इनिबिटरी ट्रांसमीटर ऑफ ग्लाइसिन। क्या बोल रहे हैं कि स्टाइचिन जो आपकी ड्रग है या आपकी कन्वर्सिव एक्शन यहाँ देती है, तो किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू देती है? कि कन्वर्सिव एक्शन देने के लिए ये क्या करती है, जो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है आपका उसके ट्रांसमीटर को, जो ग्लाइसिन ट्रांसमीटर है उसको क्या कर देती है, इसको उसके इनिबिशन को ब्लॉक कर देती है। कि इनिबिटरी ट्रांसमीटर है हमारा ग्लाइसिन, इनिबिटरी नेचर का होता है, इसको ये ब्लॉक कर देती है और ब्लॉक करके यहाँ पर कन्वर्सिव एक्शन प्रोड्यूस करती है। स्टाइचिन जो है कन्वर्सिव एक्शन प्रोड्यूस करती है, समझ रहे हो? तो कन्वर्सिव एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेगी, ग्लाइसिन जो है उसको ब्लॉक कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 दैट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हाइपरकाइनेटिक चिल्ड्रन इज, जो ओवर हाइपरकाइनेटिक चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? तो ऑप्शन है आपके पास मिथाइल पैथिडीन, निकेथामाइड, कैफीन या क्लोनाजेपाम। हाइपर काइनेटिक जो जिनमें ज्यादा काइनेटिक मूवमेंट होता है ना, जो ज्यादा भागम भाग करते हैं, उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, फिनाइल पैथिडीन, जो उनके काइनेटिक मूवमेंट को रिड्यूस करेगी। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11
that the neurotransmitter system in the brain most affected in the Alzheimer's disease is। देखो न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम हमको बताना है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम है ब्रेन के अंदर जो कि अल्जाइमर डिजीज के अंदर अफेक्ट होता है। तो अल्जाइमर में मेनली जो अफेक्ट होता है वो है कोलिनर्जिक सिस्टम, एसिटाइलकोलिन का लेवल यहाँ पर जो रहता है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम अफेक्ट होगा वो होगा आपके कोलिनर्जिक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Next is question number 12, that which of the following drug is claimed to have a therapeutic effect in saline dementia and have adrenergic blocking activity। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ड्रग है जो ये क्लेम करती है कि वो सलाइन डिमेंशिया के ट्रीटमेंट में इफेक्टिव होगी और साथ में एड्रेनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनको भी ब्लॉक कर सकती है, उनकी ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी शो करती है। तो ऑप्शन है आपके पास डिगोक्सिन, फ्यूरोसेमाइड, इनेलाप्रीन और एमिरोन। देखो यहाँ पर अगर एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी बोला है ना तो आप अल्फा या बीटा ब्लॉकर एजेंट होते हैं अगर तो उनको चूज करते, लेकिन वो नहीं है यहाँ पर। अब इन अवेलेबल जो ऑप्शन है इनके अंदर हम देखेंगे कि इनमें से कौन है जो डिमेंशिया को ट्रीट करेंगे और एड्रेनलिन ग्लैंड को भी यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी शो करेंगे। तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके एनेलाप्रिल। तो करेक्ट आंसर इज एनेलाप्रिल, जो कि क्या करती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होती है यहाँ पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंप्रूव्स द सिम्टम्स इन द एल्जाइमर्स डिमेंशिया बाय इंक्रीजिंग द ब्रेन एसिटाइलकोलिन। देखो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अल्जाइमर्स में क्या होता है, आपके एसिटाइलकोलिन का जो लेवल होता है वो यहाँ पर कम हो जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो कौन सी ड्रग है जो एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा देगी? तो जो कोलिनर्जिक होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इन ऑप्शंस में देख लो कोलिनर्जिक कौन सी है। तो ऑप्शंस हैं पिमोलिन, ट्रेकिन, निसरगोलिन और प्रिमीबेडिन। तो यहाँ पर आपको बताया कि ट्रेकिन क्या होती है, आपकी कोलिनर्जिक ड्रग होती है और ये क्या करती है, एसिटाइलकोलिन के लेवल को ब्रेन में बढ़ा देती है। इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, दैट पायरीथ्रियोल या हम बोल सकते हैं पायरीथ्रिक्सोन इज यूज्ड एज एनालिटिक ड्रग, सेलिब्रेटिव ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपकी ड्रग है पायरीथ्रियोक्सिन या पायरीथिनियोल, ये जो है किस ड्रग के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब किस चीज के लिए यूज की जाती है। तो ये बेसिकली आपके सेरिब्रेटिव ड्रग होती है और सेरिब्रम के अंदर जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये यूज की जाती है एज अ सेरिब्रेटिव ड्रग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, दैट एक्सट्रैक्ट of the following plant has a platelet activating factor antagonistic activity and it is claimed to benefit the congestive disorders due to the cerebral ischemia। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से प्लांट का एक्सट्रैक्ट है जो कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट काम करता है, उनको अपोज करता है, उनके अगेंस्ट एंटागोनाइजिंग एक्टिविटी शो करता है। ऑल्सो जो ये क्लेम करता है कि सेरिब्रल इस्टीमिया की वजह से यहाँ पर कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स जो रहते हैं उनमें बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको बाइलोबा, क्लेविसेप्स पर्पुरिया, एमानीटा मस्केरिया और आर्टिमीसिया एनुआ। तो आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जिनको बाइलोबा। जिनको बाइलोबा जो प्लांट होता है, इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको प्लेटलेट एक्टिवेटिंग जो फैक्टर्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम पीएएफ, इसको ब्लॉक कर सकने वाली कैपेसिटी होती है इसके अंदर, इसकी अगेंस्ट एंटागोनाइजिंग एक्टिविटी ये शो करता है। और साथ ही जो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर भी ये बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दैट डिजिटेलिस इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स बाय। जो डिजिटेलिस आपकी ड्रग होती है वो क्या करती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। ठीक है, तो क्या कह रहे थे हम कि डिजिटेलिस जो हमारी ड्रग है वो क्या करती है, वेंट्रिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है।
तो किस मैकेनिज्म के थ्रू वो ऐसा करती है? तो ऑप्शन है कि इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल, कि सिस्टोल के ड्यूरेशन को बढ़ा करके। सेकेंड है इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विदाउट अफेक्टिंग द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल, ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल के साथ वो कोई छेड़खानी नहीं करेगी, वो सिर्फ रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगी। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, डिजिटेलिस जो ड्रग है ना वो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पे बढ़ा देती है, ये बिल्कुल सही बात है कि वो जो कॉन्ट्रैक्शन है और कॉन्ट्रैक्शन है उसको ज्यादा करती है। ठीक है, पहली चीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पे बढ़ाती है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगी कि इंक्रीज करती है रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। दूसरी बात है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को यहाँ पर कम करती है, ज्यादा करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्ट्रैक्शन टाइम यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि जो सिस्टोल का टाइम होगा वो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करती है वो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को तो बढ़ा देती है और जो सिस्टोल का ड्यूरेशन होता है उसको रिड्यूस कर देती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, दैट द ड्रग्स digitalis induce increase in the refractory period of myocardial fibers in most of the consist and pronounced in, कि जो आपकी ड्रग है ना डिजिटेलिस वो क्या करती है रिफ्रैक्टरी पीरियड को यहाँ पर इंक्रीज कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेगी कि जो मायोकार्डियल फाइबर्स हैं उसके अंदर जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा उसको ये इंक्रीज करेगी, जो बहुत ज्यादा आपका कंसिस्टेंट होगा, प्रोनाउंस्ड इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो किसके अंदर होगा वो, आर्ट्रिया में, वेंट्रिकल्स में, एवी नोड्स में या पुरकिंजे फाइबर के अंदर, कि रेफ्रेक्टरी पीरियड जो हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं मायोकार्डियल फाइबर्स का, ठीक है, वो किस पार्ट में देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है एवी नोड्स के अंदर, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, दैट फॉलोइंग जनरल एनेस्थेटिक्स इज ऑयल एट रूम टेम्परेचर, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एनेस्थेटिक है जो रूम टेम्परेचर पर ऑयली नेचर का होता है। ऑप्शन है आपके पास प्रोपोफेल, वैसे ऑयल से आपको समझ में आ रहा होगा एल्कोहल है ना, बाकी कीटा अमीन में अमीन है, ट्राइपेरिडोल और डाइजेपाम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रोपाफेल। जो प्रोपोफेल होता है वो रूम टेम्परेचर पर ऑयली नेचर का होता है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिगोक्सिन इज, कि जो आपकी ड्रग है डिगोक्सिन, ठीक है, इसके एलिमिनेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चैनल कौन सा है, मतलब डिगोक्सिन जब एलिमिनेट होता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर नेफ्रॉन का कौन सा पार्टिसिपेट करता है इसके एलिमिनेशन के अंदर? तो ऑप्शन है आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन इन द बाइल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है एक इंपॉर्टेंट चैनल की तरह यहाँ पर डिगोक्सिन के एलिमिनेशन में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, दैट द डिजिटेलिस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ CHF when it is due to, कि डिजिटेलिस जो ड्रग होता है ये CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए सबसे सुटेबल ड्रग होती है। ठीक है, तो when it is due to ये किस और अगर ये किसी के साथ कॉम्बिनेशन में है तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, तो कॉम्बिनेशन वाली ड्रग कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके पास डिगोक्सिन, फ्यूरिसिमाइड, इनिलाप्रिल और एमिरियन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी ड्रग एमिरियन। इसके साथ यहाँ पर अगर आप डिजिटेलिस को कॉम्बिनेशन में दोगे तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में ये बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस बन जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, दैट द डोज ऑफ डिगोक्सिन in congestive heart failure that is CHF is adjusted by monitoring, कि यहाँ पर ठीक है, तो क्या बोल रहे थे कि जो हमारी ड्रग होती है डिगोक्सिन उसको हम CHF की ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। जब हम CHF की ट्रीटमेंट के लिए इस ड्रग को देते हैं तो यहाँ पर इसको जब हम मॉनिटर करते हैं तो किस चीज को मॉनिटर करते हैं जिसके बेसिस पर हम ये इसकी डोज को आइडिया लगा सकते हैं? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट रेट एंड सिम्टम्स ऑफ CHF, ब्लड प्रेशर और प्लाज्मा डिगोक्सिन लेवल। तो यहाँ पर हम जब डिगोक्सिन देंगे तो ये किस पे काम करती है, ये रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है, तो उसकी वजह से हार्ट रेट पर जो इफेक्ट होगा, जो CHF के लिए हम दे रहे हैं तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सिम्टम्स पे जो इफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इसको मॉनिटर किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, दैट द डिगोक्सिन एफर्ट्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स इन द CHF। जो आपकी ड्रग है डिगोक्सिन
ये CHF के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है। तो देखो कि इट रीस्टोर्स द कार्डियक कंपनसेशन एंड रिलीव्स द सिम्टम्स, कि ये क्या करती है, कार्डियक कंपनसेशन को रिस्टोर करती है और जो सिम्टम्स होते हैं उनसे रिलीफ दिलाती है। कि भाई ये क्या करेगी, जो आपके हार्ट पर जो कंपनसेशन होते हैं उनको रिस्टोर करती है, ठीक है, और जो CHF के सिम्टम्स होते हैं उसमें रिलीफ दिलाती है, ठीक बात है। सेकेंड है कि ट्रिवर्स द पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑफ CHF के जो पैथोलॉजिकल रीजन होंगे उनको ये चेंज कर देगी नहीं। थर्ड है कि प्रोलॉन्ग्स द सर्वाइवल ऑफ CHF पेशेंट, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देती है। ऐसा कुछ नहीं करती, ये सिर्फ क्या करती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हार्ट पर जो इफेक्ट आ रहा है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और जो सिम्टम्स होते हैं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 दैट द पेशेंट विद द CHF was treated with the furosemide and digoxin and he become symptom free and stable for the last 3 months with the resting heart rate 68 per minute in the sinus rhythm but left ventricular ejection fraction is low, then which of the following lines of action is वारंटेड। क्या बोल रहे हैं कि जो आपके CHF के पेशेंट्स होते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, जब हम उनको फ्यूरेसेमाइड ड्रग के साथ ट्रीट करा रहे हैं, डिगॉक्सिन के साथ ट्रीट करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिम्टम्स फ्री वो हो जाते हैं और लगभग 3 महीने के लिए स्टेबल भी रहते हैं। उनका हार्ट रेट आ जाता है 68 पर मिनट पर, ठीक है, और उनका जो साइनस रिदम होती है वो भी मेंटेन हो जाती है, लेकिन उनका जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो अभी भी कम होता है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फॉलोइंग लाइन ऑफ एक्शन इज वारंटेड। तो ऑप्शन है कि स्टॉप द अबो मेडिकेशन एंड स्टार्ट एन SE इनिबिटर, कि भाई देखो हमने एक पेशेंट था उसको CHF की प्रॉब्लम थी, हमने फ्यूरोसेमाइड दिया, डिगॉक्सिन दिया, हमने देखा कि 3 महीने तक उसको कोई सिम्टम्स नहीं आए, कंडीशन भी पहले से बेहतर हुई और उसका 68 पर मिनट पर हार्ट रेट आ चुका है। अब हम ये देख रहे हैं कि लेकिन उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है ना, उसका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो अभी भी कम आ रहा है। तो क्या करना चाहिए हमको, ऑप्शन से स्टॉप द अबो मेडिकेशन एंड स्टार्ट AC इनिबिटर, कि अब ये मेडिकेशन देना बंद कर दो और AC इनिबिटर देना शुरू कर दो। ऑप्शन बी है कि कंटिन्यू ऑल द मेडिकेशन एज बिफोर, जैसे मेडिकेशन चल रही है वैसे वैसे ही चलने दो। थर्ड ऑप्शन है कि कंटिन्यू द डायूरेटिक बट स्टॉप द डिगॉक्सिन, डिगॉक्सिन को बंद करके सिर्फ फ्यूरोसेमाइड को दो, या फिर डिगॉक्सिन को देते रहो फ्यूरोसेमाइड को बंद कर दो। तो एक्चुअल में क्या करना है, हमको दोनों ही मेडिकेशन को बंद करके AC इनिबिटर देना शुरू करना है, जिसकी वजह से ये वेंट्रिकुलर का जो फ्रैक्शन है वो भी यहाँ पर इंप्रूव हो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। Next is question number 24 that which of the following action of digoxin was responsible for the beneficial effect in the auricular fibrillation। इनमें से कौन सा एक्शन है डिगोक्सिन का जो यहाँ पर ऑरिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर बेनिफिशियल हो सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास इंक्रीज्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, सप्रेशन ऑफ एसवी नोड एसे नोड, डिप्रेशन ऑफ एसे कंडक्शन AV कंडक्शन, एंड नेक्स्ट इज इनहांस पुरकिंजे फाइबर ऑटोमेटिसिटी। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से डिगॉक्सिन का कौन सा एक्शन है जो कि ऑट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो यहाँ पर डिगॉक्सिन क्या करता है, आपके मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है, ये सही। आपसे स्पेसिफिकली पूछा है कि ऑरिकुलर फिब्रिलेशन में कैसे यूजफुल होगा, तो ऑरिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर ये एवी कंडक्शन को यहाँ पर डिप्रेस कर देगा और ऑरिकुलर फिब्रिलेशन की जो कंडीशन होगी उसको ट्रीट आउट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Next is question number 25 that what is the usual response of digoxin in the patients of atrial fibrillation। जो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन होती है उसके अंदर पेशेंट के अंदर डिगॉक्सिन का कौन सा यूजुअल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो ऑप्शन है दैट इट रिस्टोर्स ऑफ नॉर्मल साइनस रिदम, जो नॉर्मल साइनस रिदम है उसको मेंटेन करता है। सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि भाई आपके डिगॉक्सिन अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पर आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या रोल ये प्ले करेगा, ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन हमने ये बोला कि भाई जो नॉर्मल साइनस रिदम है उसको ये रिस्टोर कर लेगा,
ऑप्शन नंबर सेकंड है कि कन्वर्जन ऑफ आर्ट्रियल फिब्रिलेशन टू द आर्ट्रियल फ्लटर, कि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन को आर्ट्रियल फ्लटर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, नहीं। नेक्स्ट है कि इंक्रीज द आर्ट्रियल फिब्रिलेशन फ्रीक्वेंसी बट डिक्रीज द वेंट्रिकुलर रेट, और इसके अपोजिट डिक्रीज द आर्ट्रियल फिब्रिलेशन फ्रीक्वेंसी बट इंक्रीज द वेंट्रिकुलर रेट। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली डिगॉक्सिन के साथ अभी हमने एक 30-year-old वुमेन का केस भी पढ़ा था ना, उसमें भी हमने बोला था कि डिगॉक्सिन दे रहे हैं ना, तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन की जो कंडीशन है वो तो ट्रीट हो रही है, लेकिन वहां पर वेंट्रिकुलर का प्रॉब्लम आ रहा था कि वेंट्रिकल्स नहीं ट्रीट हो पा रहे थे, तब हमने कहा था कि एसीएच पर शिफ्ट करो इसको, है ना। तो वैसा ही सेम केस है कि यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर वो तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो वेंट्रिकुलर रेट है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, दैट द प्रीफर्ड फॉर मोबिलाइजिंग एडिमा फ्लूइड इन द सीएचएफ इज, कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस के अंदर जो प्रीफर्ड डायूरेटिक है आपका वो कौन सा है, जो कि अडीमा जो फ्लूइड रहता है उसको मोबिलाइजिंग में हेल्प करता है, मतलब कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में कौन सा डायूरेटिक है जिसको हम प्रीफर करेंगे जब स्वेलिंग देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन है आपके पास पॉलीथायाजाइड, फ्यूरोसेमाइड, मेटोलाजोन और एमिलोराइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड क्या करता है, बेसिकली यहाँ पर आयंस की एक्सचेंज के थ्रू जो एडिमा की कंडीशन होती है सीएचएफ के केस में उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, that infusion of potassium chloride, that is KCl, is indicated in the digitalis toxicity when manifestations are, अगर आप यहाँ पर KCl को पोटेशियम क्लोराइड को आप इंफ्यूज करा रहे हो, इंसर्ट करा रहे हो डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी के अंदर, तो क्या देखने को मिलेगा। देखो ऑप्शन है आपके पास वॉमिटिंग, हाइपर विजुअल डिस्टर्बेंस, ऑप्शन बी कहता है पल्सेस बाई जिमाइनिस with the heart rate of 110 per minute in a patient on maintenance of digoxin therapy, ventricular tachycardia in the child who has accidentally ingested the 10 digoxin tablets, or 2:1 AV block with the occasional ventricular extrasystolics। देखो क्या बोल रहे हैं कि केसीएल हमने इंफ्यूज कराया है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, किसके केस में अच्छा डिजिटलिस टॉक्सिसिटी के केस में, डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी हो गई है तो केसीएल इंसर्ट कराया है, तो यहाँ पर ये कैसे काम करेगा, ये क्या करेगा हार्ट रेट को जो है, देखो डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी के अंदर क्या होगा, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर हम पोटेशियम क्लोराइड दे करके जो डिगॉक्सिन थेरेपी है उसके ऊपर इसको मेंटेन करेंगे और हार्ट रेट को 110 पर लेकर के आएंगे, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर हम पल्स को रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि भाई पल्सेस डिमेंजिया करेंगे जिसमें हार्ट रेट हो जाएगी 110 पर मिनट, और यहाँ पर डिगॉक्सिन थेरेपी पर पेशेंट को मेंटेन किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, दैट एंटी अरिथमिया ड्रग फॉर द काउंटर एक्टिंग वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल्स ड्यू टू द डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, यहाँ पर एंटी अरिथमिक ड्रग के बारे में हमको बताना है जो कि अरिथमिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज होगी, ठीक है, तो ये चारों यूज होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि जो काउंटर एक्ट करेगी इसको वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल को ड्यू टू द डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, अगर डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी यहाँ पर हुई है, ठीक है, तो उस केस में जो वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल देखने को मिल रहा है उसको भी काउंटर एक्ट करेगी है, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है लिडोकेन, क्विनिडीन, वीराप्रामिल और अमिनोडारोन, चारों ही आपके ऑप्शंस यहाँ पर अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल की बात हो रही है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लिडोकेन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, that the apparent stimulation of CNS by the local anesthetic is due to, यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक के थ्रू जो स्टिमुलेशन होगा, ठीक है, वो किस वजह से होता है, मतलब कि लोकल एनेस्थेटिक दिया है ना, लोकल एनेस्थेटिक की वजह से सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक अपीरेंट स्टिमुलेशन हमको देखने को मिला, वो क्यों हुआ है। ऑप्शन है आपके पास डायरेक्ट एक्साइटरेटरी एक्शन होता है, यहाँ पे देखो लोकल की बात है, जनरल की बात ही नहीं है,
लोकल की बात है तो डायरेक्ट एक्साइटेटरी एक्शन यहाँ पे नहीं होगा। सेकेंड है डिप्रेशन ऑफ द इनिबिटरी न्यूरॉन्स। एक्चुअल में क्या होता है कि जो इनिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीएनएस स्टिमुलेट हो जाता है। तो ये बात ठीक है। थर्ड है नॉन स्पेसिफिक एक्शन नहीं स्पेसिफिक होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी की इनिबिटरी न्यूरॉन्स के डिप्रेस होने की वजह से सीएनएस यहाँ पर स्टिमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30 that the following drug is used for the short term control of emergency heart failure but not for the long term treatment of congestive heart failure। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ड्रग है आपकी जो कि शॉर्ट टर्म इमरजेंसी जो कंडीशन होती है हार्ट फेलियर की उसके लिए यूज किया जाता है, ना कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए। मतलब सीएचएफ के शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं यूज करते उसको। ठीक है, तो देखो सीएचएफ में एनिलाप्रिल को तो यूज ही नहीं करते, थियोफाइलिन को यूज नहीं करते। अब ये दोनों बची, इसको करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसको करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोब्यूटामीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दैट सेलेक्ट द ड्रग। उस ड्रग को चूज करना है विच इज इंडिकेटर बेनिफिशियल इन द रेफ्रैक्टरी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। रेफ्रैक्टरी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की जो कंडीशन होगी उसके अंदर ये आपके बेनिफिशियल होगी, तो वो कौन सी ड्रग है। ठीक है, ऑप्शन है सेमी नोल, एमिडारोन, एम्ब्रियोन और एमिलोराइड। तो यहाँ पर जो आपकी ड्रग है एम्ब्रिनोन, ये आपके रिफ्रैक्टिव जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है सीएचएफ की कंडीशन है उसके लिए यूजफुल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 दैट द प्रिंसिपल एक्शन कॉमन टू ऑल क्लास 1 एंटी अरिथमिक ड्रग इज। देखो एंटी अरिथमिक की 4 क्लासेस होती हैं, पर्टिकुलरली पूछा है फर्स्ट क्लास के लिए कि इनका कॉमन प्रिंसिपल क्या होगा। तो फर्स्ट क्लास होती है आपके सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर की। ठीक है, सेकंड में आपके एक आपकी 4 क्लासेस होती है यहाँ पर। एक तो होती है सोडियम आयन ब्लॉकर, ठीक है, पोटेशियम ओपनर, कैल्शियम ब्लॉकर और एक और ब्लॉकिंग एजेंट होती है ना। तो ऐसे 4 क्लासेस होती है बेसिकली। एक और कोई आयन होगा, क्लोरीन आयन होगा शायद, है ना। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी आपके आयन चैनल होता है लेकिन ये थर्ड वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर और ये तो होता ही नहीं है कि देखो सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर फर्स्ट हो गया, पोटेशियम आयन चैनल ओपनिंग थर्ड हो गया, डिप्रेशन ऑफ इम्पल्सिव कंडक्ट को ये डिप्रेस कर देता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और प्रोलॉन्ग ऑफ इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, तो ये तो एंटी अरिथमिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ही नहीं, आयंस के थ्रू ही काम करता है ये सारा, है ना। लेकिन पर्टिकुलरली फर्स्ट वाला पूछा है इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम आयन चैनल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइड। पहली बात अमाइड होना चाहिए। लिंक्ड लोकल अनेस्थेटिक, अमाइड लिंक्ड लोकल अनेस्थेटिक कौन सा है। पहली चीज तो ये कि केन लगा है लास्ट में सबके, तो सारे लोकल अनेस्थेटिक है। अब इनमें से अमाइड वाला कौन सा है, तो प्रोकेन है नहीं, टेट्राकेन है नहीं, बुपीवाकेन है हाँ, और प्रोप्रियाकेन है नहीं। तो यहाँ पर बुपीवाकेन है जो आपका क्या होता है अमाइड लिंक्ड वाला लोकल अनेस्थेटिक होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 दैट परसिस्टेंट। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा होता है अमाइड वाला, लिडोकेन। लिडोकेन भी बहुत फेमस एग्जांपल है, पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि परसिस्टेंट ड्राई कफ में बी अकर एज एन साइड इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इनमें से वो कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट है कि वहां पर आपको लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्टेंट लेवल का ड्राई कफ देखने को मिलता है। ऑप्शन है इनेलाप्रिल, एटेनेनॉल, डिल्टियाजेम एंड मिथाइल डोपा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपके इनिलाप्रिल, जो कि आपकी क्या होती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इनिबिटर होती है ये। ठीक है, एसी एंजाइम इनिबिटर होती है, उसको इनिबिट करके यहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो करती है। इसका साइड इफेक्ट है परसिस्टेंट ड्राई कफ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 दैट लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन कैन बी साइड इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इनमें से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट है कि यहाँ पर टेस्ट सेंसेशन चले जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से क्लोनिडीन, कैप्टोप्रिल, वीराप्रामिल और प्राजोसिन। तो करेक्ट आंसर है आपका कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल ड्रग जब लेता है पेशेंट तो उसको टेस्ट सेंसेशंस नहीं आते, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36
तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्यूरेसेमाइड आपकी ड्रग होती है उसको प्रीफर किया जाता है किसके ऊपर, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड के ऊपर। कब, कौन सी कंडीशन के अंदर? तो ऑप्शन है आपके पास अस्थमा, हाइपर यूरेकीमिया, डायबिटीज और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें हम फ्यूरेसेमाइड ड्रग को हाइड्रोक्लोरथायाजाइड के ऊपर प्रीफर करेंगे हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पर सीएचएफ की जो कंडीशन होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, वैसे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो सारी तीनों कंडीशन है ना, इसका इनके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है आपके हाइपरटेंशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर सीएचएफ ही है आपकी हार्ट रिलेटेड इशू, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 दैट द thiazide diuretics are preferred as a first line antihypertensive from the following category of patient। आपको बताना है कि जो thiazide diuretics होते हैं उनको फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव की फॉर्म में प्रीफर किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी से आपके बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन है कि मतलब किस कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं जिसमें हम फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस में थायराइड को चूज करेंगे। तो ऑप्शन है आपके पास यंग हाइपरटेंसिव्स, फिजिकली एंड सेक्सुअली एक्टिव मेल हाइपरटेंसिव्स, एल्डरली ओबेस हाइपरटेंसिव्स या डायबिटिक जो हाइपरटेंसिव्स है उनके केस में। तो करेक्ट आंसर है कि जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो ओबेस पेशेंट्स होते हैं, उनके केस में थायराइड डायबिटिक्स को प्रीफर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 दैट इंडेपामाइड डिफर्स फ्रॉम अदर डायूरेटिक इन दैट। जो इंडेपामाइड होता है वो दूसरे डायूरेटिक से किस तरीके से अलग है? ऑप्शन है कि इट हैविंग अ सेलेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन एट डोजेज विच कोजेज लिटिल डायूरेसिस। कि ये जो इंडेपामाइड होता है ये आपके सिलेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन यहाँ पर शो करता है लिटिल डोज के अंदर, लिटिल डायूरेटिक मतलब लिटिल डायूरेटिक एक्शन देता है और मेजर ये एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन देता है। ठीक है, तो सही बात है ये। सेकंड है कि इट इज मोर एफिकेशियस एंटी हाइपरटेंसिव, its anti-hypertensive action develops more rapidly and fourth is the all of the above। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कि ये जो होता है सेलेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन देता है और यहाँ पर लिटिल डायूरेटिक एक्शन भी शो कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 दैट इन द ट्रीटमेंट ऑफ hypertension the beta adrenergic blockers having the following advantage। कि जब यहाँ पर हम हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर्स यहाँ पर दिए जाते हैं उनके साथ क्या एडवांटेज होता है? ठीक है, तो बेसिकली बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर्स जो यहाँ पर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कार्डियक वर्कलोड को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है इनके साथ कि इट हैविंग मिनिमम इफेक्ट ऑन द वर्क कैपेसिटी, स्लीप क्वालिटी एंड लिबिडो। सेकंड है इट डू नॉट कोज पोस्टूरियर हाइपोटेंशन, बिल्कुल सही बात है। थर्ड इट इज यूज अलोन, दे हैविंग हाई सीलिंग हाइपरटेंसिव एफिकेसी, हाई सीलिंग तो वो होते हैं ना आपके डायूरेटिक्स। फोर्थ है कि फ्यूरोसेमाइड वगैरह, और दे कैन आल्सो बी यूज इन द कॉम्बिनेशन विद एनी अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। वैसे देते तो है लेकिन जो सबसे मेन एडवांटेज है यहाँ पर वो ये होता है कि ये जो है पोस्टूरियल हाइपोटेंशन नहीं कोज करते, मतलब पोस्चर चेंज करने पर जो बीपी कम होने की प्रॉब्लम होती है वो ये नहीं प्रोड्यूस करते। सबसे अच्छी बात इनके साथ यही होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग having a favorable effect on the plasma lipid profile। प्लाज्मा की लिपिड प्रोफाइल का के ऊपर कौन सी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसका फेवरेबल इफेक्ट देखने को मिलता है? तो ऑप्शन है आपके पास प्राजोसिन, प्रोप्रानिनोल, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड फ्यूरोसेमाइड। तो करेक्ट आंसर इज प्राजोसिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 दैट द फॉलोइंग ड्रग has been found to improve the urine flow in the elderly male with the benign prostate hypertrophy। देखो एल्डरली मेल है और उसको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की कंडीशन भी है और उसके अंदर हमको यूरिन फ्लो को यहाँ पर इंप्रूव करना है, तो हम कौन सी ड्रग देंगे? तो ऑप्शन है निफेडिपिन, प्राजोसिन, डीआइसोपाइरिमाइड,
या इमिप्रामीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका प्राजोसिन। प्राजोसिन क्या है आपका, बेसिकली अल्फा ब्लॉकर होती है और ये जो है यूरिन फ्लो को भी इंप्रूव करती है, साथ में प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की कंडीशन में भी यहाँ पर थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, that which of the following is an ester linked local anesthetic। अमाइड वाला नहीं पूछा, एस्टर वाला पूछा है, ठीक। ऑप्शन देखो, मीपिवाकेन, रोबिपिवाकेन, बेंजोकेन और प्रालिकेन। तो यहाँ पर आपके प्रोकेन देखा था हमने, प्रोकेन, बेंजोकेन, ये सब क्या होते हैं, एस्टर लिंक्ड होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next is question number 43, that which of the following antihypertensive drug is used topically to treat the alopecia erectica। कि alopecia erectica की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इनमें से कौन सा हाइपरटेंसिव है जिसको हम यूज करेंगे और अप्लाई भी कैसे करेंगे, टॉपिकली अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास हाइड्रेलाजीन, प्राजोसिन, मिनॉक्सिडिल एंड गुएनेथिडीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका मिनॉक्सिडिल, ऑप्शन नंबर सी, जिसको यूज करते हैं एलोपेशिया एरेक्टिका की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, दैट द डाइएजोक्साइड इज एन इफेक्टिव हाइपोटेंसिव बट इट इज नॉट यूज्ड इन द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। देखो जो आपकी ड्रग है ना डाइएजोक्साइड, इस ड्रग के लिए पूछ रहे हैं कि ये हाइपोटेंसिव में यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इसको नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि इट इम्पेयर द ग्लूकोज टॉलरेंस बाय इनहिबिटिंग द इंसुलिन रिलीज, इट इनहिबिट्स द यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, इट कॉजेज अ मार्क्ड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एंड ऑल ऑफ द अबव। क्या बोल रहे हैं कि ये क्या करती है, ग्लूकोज के टॉलरेंस लेवल को यहाँ पर डिस्टर्ब कर देती है, इंसुलिन के रिलीज को इनहिबिट करके इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज टॉलरेंस की कंडीशन आ जाएगी, है ना। दूसरा, यूरिक एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देती है। तीसरा, कि जो सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है उसको ये कोज करती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर डाइएजोक्साइड को लॉन्ग टर्म पे यूज नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, दैट द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग टेंड्स टू लोअर द प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी। इनमें से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है आपकी जो कि प्लाज्मा के अंदर रेनिन की जो एक्टिविटी है उसको कम कर देती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास क्लोनिडीन, हाइड्रिलाजीन, निफेडिपिन एंड कैप्टोप्रिल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्लोनिडीन। क्लोनिडीन जो आपकी ड्रग होती है वैसे तो अल्फा ब्लॉकर होती है, लेकिन साथ में प्लाज्मा में जो रेनिन की एक्टिविटी है उसको भी ये रिड्यूस करने का काम करती है। इसके अलावा जैसे अगर आप ड्रग बात करो तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एसी इनहिबिटर हो गया, ये निफेडिपिन कैल्शियम आयन पे काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इनका रेनिन के ऊपर कोई रोल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 की जो मिथाइल डोपा ड्रग है अल्फा एगोनिस्ट है ये ड्रग, ये क्या करती है, बीपी को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, कैसे? Inhibiting the dopa decarboxylase in the adrenal nerve endings। नहीं, it is generating alpha methyl noradrenaline in the brain which reduces the sympathetic tone। ठीक बात है कि भाई मिथाइल डोपा जो होगा ये यहाँ पर मेटाबोलाइज होगा और मेटाबोलाइज होकर के अल्फा मिथाइल एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन यहाँ पर फॉर्म कर लेगा ब्रेन में, जो कि सिंपैथेटिक टोन को रिड्यूस कर देगा, ठीक बात है। नेक्स्ट है कि जनरेटिंग अल्फा मिथाइल नॉर एड्रेनलिन विच एक्ट एज एन फॉल्स ट्रांसमीटर थोड़ी है ये, इन द पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स, बिल्कुल गलत। फोर्थ है एक्टिवेटिंग द वेस्कुलर डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करेगी, सिनेप्टिक टोन को रिड्यूस करने का काम करती है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, दैट द टिश्यूज विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कोर्स ऑफ क्यूटेनियस नर्व इज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टिश्यू है, ठीक है, जिसको अगर हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे तो यहाँ पर ये क्यूटेनियस जो नर्व्स रहेंगी उनके एक्शन को चेंज कर देगा। बेसिकली ये बताना है कि ये तीनों एनेस्थीसिया हैं, ठीक है। इन तीनों एनेस्थीसिया का इफेक्ट ये है कि ये क्या करेगा, टिश्यूज को कंसिडरेशन में लिए बिना सीधा क्यूटेनियस नर्व्स पे काम करेगा। अच्छा, तो ऑप्शन से इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया,
फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया, नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पर जो ये काम करता है वो किसके थ्रू करता है? इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया के थ्रू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Next is question number 48 that the select the correct statement about combining antihypertensive drug। जो आपके antihypertensive drugs होती हैं उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कि ये जो एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं आपके कॉम्बिनेशन शुड आल्सो बी प्रिफर्ड ओवर अ सिंगल ड्रग। सिंगल ड्रग के ऊपर हम कॉम्बिनेशन को यहाँ पर प्रिफर करेंगे, डिपेंड करता है वो तो कि कौन सी ड्रग है, हमेशा नहीं होगी ये बात। नेक्स्ट है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव्स विद द सिमिलर पैटर्न ऑफ हीमोडायनेमिक एक्शन आर सुपीरियर देन द डिसिमिलर पैटर्न। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी किसके साथ सिमिलैरिटी बात कर रहे हैं हम? हीमोडायनेमिक एक्शन के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड है ओनली दोज एंटी हाइपरटेंसिव्स व्हिच एक्ट ऑन अ डिफरेंट रेगुलेटरी सिस्टम मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर शुड बी कंबाइंड। सिर्फ वो एंटी हाइपरटेंसिव जिनका डिफरेंट रेगुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है, उनको यहाँ पर कंबाइन करके ब्लड प्रेशर के रिडक्शन के लिए दिया जाता है। सही बात है, ताकि दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल इफेक्ट यहाँ पर ऐड होकर के देखने को मिले। सही बात है। फोर्थ है कि डायूरेटिक मस्ट बी इंक्लूड व्हेनेवर एंटी हाइपरटेंसिव आर कंबाइंड। जब भी हम एंटी हाइपरटेंसिव को मिलाएंगे तो वहां पर डायूरेटिक ऐड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि यहाँ पर जब हम एंटी हाइपरटेंसिव को मिलाएंगे तो मोस्टली अलग अलग रेगुलेटरी मैकेनिज्म वालों को मिलवाएंगे ताकि उन दोनों का कंबाइन एक्शन देखने को मिले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 दैट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। कि जो एसीई इनहिबिटर्स होते हैं आपके, वो किस कंडीशन में आपके कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे? जब हाई रेनिन हाइपरटेंसिव आप दे रहे हो, डायबिटिक की कंडीशन में, सीएचएफ की कंडीशन में, या प्रेग्नेंट वुमेन के केस में। तो प्रेग्नेंट वुमेन के केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेंगे, इसलिए इसमें नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि वुमेन इन द 28th वीक, 28th वीक का मतलब हो गया कि 7 महीने की प्रेगनेंसी है, ठीक है, हैव बीन फाउंड टू हैव अ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी की वजह से बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है, विद द ब्लड प्रेशर रीडिंग, ब्लड प्रेशर की रीडिंग आ रही है 150/95, ठीक है। तो सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटी हाइपरटेंसिव। तो कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव देंगे जो उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं करना चाहिए, बेबी को प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन है फ्यूरोसेमाइड, मिथाइल डोपा, प्रोप्रानिनोल और कैप्टोप्रिल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिथाइल डोपा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये इसी के साथ हमारे कंप्लीट हुआ यहाँ पर ये एमसीक्यू सीरीज फार्माकोलॉजी फर्स्ट सब्जेक्ट की, और 5 यूनिट के हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली किसी भी क्वेश्चन में किसी भी यूनिट के डाउट्स आए तो आप प्लीज हमको यहाँ पर इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकें। सो थैंक यू।